नमस्कार। 24 की खबर देखना आप शुरू कर चुके हैं। मैं आपके साथ कमल कौशिक। इस समय वो माहौल है देश में जिसे आप चुनावी माहौल कहते हैं। अब जब भी कोई भी कदम राजनीतिक पार्टी उठाती है तो उसकी चर्चा चारों ओर होती है और बयानबाजी का दौर ऐसा शुरू होता है कि खत्म होने का नाम भी नहीं लेता है, कम से कम तब तक तो जब तक चुनाव नहीं होते हैं। इसलिए हर पार्टी के हर कदम पर हमारी नजर है और आपको वही नजरिए से हम दिखाते हैं जो सच्चा नजरिया भी है। इसलिए 24 की खबर में आइए शुरुआत करते हैं आज की एक अहम खबर से। आज बात होगी बीजेपी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी की, जिनका राजनीतिक इतिहास बहुत बड़ा है और बहुत पुराना भी है। 96 साल की उम्र में उन्हें भारत रत्न देने की घोषणा कर दी गई है। आप ये जानते हैं कि देश में भारत रत्न से सम्मानित होना किसी के लिए बहुत बड़े गर्व की बात होती है और सबसे बड़े नागरिक सम्मान का हकदार लाल कृष्ण आडवाणी को बनाना ये नरेंद्र मोदी की इच्छा भी मानी जा सकती है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी भी जाहिर की है और खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उनकी ओर से एक पोस्ट भी लिखा गया है। उन्होंने कहा भी है कि वे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तरह ही अब सम्मान जिस तरह से लाल कृष्ण आडवाणी का करते हैं, तो इसके बाद अब लाल कृष्ण आडवाणी को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने यह लिखा है कि मैंने उनसे बात भी की है और उन्हें यह सम्मान मिलने के बाद बधाई भी दी है। देश के विकास के लिए उनका योगदान हमेशा याद रहेगा। अब बात एक और अहम खबर की। लाल कृष्ण आडवाणी को जैसे ही भारत रत्न मिला उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि देश ने अपने एक महान सपूत पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का निर्णय लिया है और भारत के उप प्रधानमंत्री रहे लाल कृष्ण आडवाणी की चर्चा अब हो रही है। गृह मंत्री भी और सूचना प्रसारण मंत्री के रूप में भी और दशकों तक ऐसे निष्ठावान व्यक्ति को याद किए जाना बहुत बड़ी बात होती है। आज भी वो देश के लिए अपना योगदान किसी न किसी तरह दे ही रहे हैं। आज देश ने अपने एक महान सपूत पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने का भी निर्णय लिया है। बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह कहा है कि हमारे प्रेरणा स्रोत लाल कृष्ण आडवाणी को यह सम्मान देना गर्व की बात है और इस समय पूरे देश के लिए यह गर्व का क्षण भी है। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश और समाज को समर्पित कर दिया। हमारे प्रेरणा स्रोत लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से गौरवान्वित करना ये पूरे देश के लिए और हम सब के लिए बहुत गौरव का क्षण है। आडवाणी जी ने अपना संपूर्ण जीवन देश के लिए और समाज के लिए समर्पित किया। उनके जीवन की शुरुआत से ही संघ के प्रचारक के रूप में उन्होंने अपने जीवन को समाज सेवा के लिए समर्पित किया था। भारतीय जनता पार्टी के विस्तार में अटल जी और आडवाणी जी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। मेरा ये सौभाग्य रहा कि दोनों के साथ काम करने का मुझे मौका मिला। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा के बाद से प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का और प्रसन्नता का क्षण भी है। लाल कृष्ण आडवाणी का कार्यकर्ता से नेता तक का जो भी सफर हमने देखा वो सबके लिए प्रेरणा स्रोत भी रहा है। मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आडवाणी जी को इस वर्ष भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया है। भारत रत्न का पुरस्कार अपने आप में देश का ये सर्वोच्च पुरस्कार है और इससे पूर्व भी देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी ये पुरस्कार मिला था और भी बहुत सी विभूतियों को ये पुरस्कार मिला है। इस पुरस्कार मिलने से हमारे देश के बड़े नेता जहां पुरस्कृत हुए हैं वहां मैं ये समझता हूं कि एक कार्यकर्ता से और एक नेता तक इतनी लंबी यात्रा करने वाले श्री लाल कृष्ण जी बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को जैसे ही भारत रत्न देने की घोषणा हुई उसके बाद से केंद्रीय मंत्री ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, नमन भी करता हूं और उनकी जो भी सेवाएं देश के लिए है उसके लिए भी धन्यवाद करता हूं। उन्होंने बीजेपी के अलावा सभी के लिए बहुत बड़ा काम किया है। भारतीय जनसंघ और देश की सेवा में भी पूरा योगदान दिया है। बधाई देता हूं, नमन करता हूं और धन्यवाद देता हूं उनकी सेवाओं के लिए जो उन्होंने जीवन भर भारतीय जनता पार्टी के काम में, उसके पहले भारतीय जनसंघ के काम में और देश की जनता की सेवा में पूरा जीवन खपाया। माननीय प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद आज के इस बहुत ही अच्छे फैसले के लिए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी उनको बधाई दी। लालकृष्ण आडवाणी के जीवन को भी उन्होंने अपनी जुबानी याद भी किया। आनंद से भरा हुआ है। श्रद्धेय लालकृष्ण आडवाणी जी, जिनके जीवन का एक एक क्षण भारत माता के चरणों की सेवा करते हुए गुजरा है, बीता है और भारतीय जनता पार्टी को इस स्थान तक पहुंचाने में जिनका अतुलनीय योगदान रहा है, लेकिन केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, समाज जीवन के हर एक क्षेत्र में उनका जबरदस्त योगदान है और आज उनको भारत रत्न दिया गया है। ये फैसला बहुत लालकृष्ण आडवाणी को जैसे ही भारत रत्न देने की घोषणा हुई उसके बाद देश की राजनीति में भी अब लग रहा है कि उबाल आने वाला है, क्योंकि ये तो अपने सत्ता पक्ष की प्रतिक्रिया देखी है, लेकिन विपक्ष भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहा है। हम बात कर रहे हैं इस चेहरे की जो आप देख पा रहे हैं, नाम है अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं अखिलेश यादव, जिन्होंने ये कहा है कि ये सब कुछ जो हो रहा है और ये भारत रत्न अपने वोट के लिए बांधने के लिए बीजेपी दे रही है। पहले भी कहा, फिर दोहराता हूं उस बात को कि सभी सांसदों की उनकी टिकट कटने जा रही है। जो एक सांसद हैं वो सीट बदलना चाहते हैं। तो सोचिए, अगर ऐसी परिस्थितियों में जिन्हें राजनीति करनी पड़ेगी तो क्या सीट जीतेंगे वो? इसीलिए जानबूझ करके दूसरों की चिंता उन्हें ज्यादा है, उन्हें चिंता अपनी होनी चाहिए। और हमारे साथी ने जो पूछा कि भारत रत्न, ये भारत रत्न अपने वोट को बांधने के लिए दिया जा रहा है। ये देश की राजनीति में अब चर्चा लालकृष्ण आडवाणी की फिर से होने लगी है और ये भी सब जानते हैं कि लालकृष्ण आडवाणी की अहमियत बीजेपी में कितनी थी और कितनी अब भी है। इसलिए तो उनको भारत रत्न जैसे सर्वोच्च सम्मान से नवाजा भी गया है। अब इसी पर मध्य प्रदेश की राजनीति पर भी क्या असर है, ये प्रतिक्रियाओं से भी आप जान लीजिए, क्योंकि मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी ये कह दिया है कि भारत रत्न देश का सर्वोच्च सम्मान है और लालकृष्ण आडवाणी को जो भारत रत्न दिया गया है वो उनके हकदार थे। मैं इसके लिए भारत सरकार का धन्यवाद करता हूं, ये बात भी कही गई। देखिए, हमारे देश का सर्वोच्च सम्मान है और आडवाणी जी इसके लिए डिजर्व भी करते हैं। उन्होंने जिस तरीके से संघर्ष किया अपने जीवन के अंदर देश के लिए, पार्टी के लिए, निश्चित रूप से आडवाणी जी को भारत रत्न देने के लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। ओडिशा दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बीते 10 सालों में केंद्र सरकार ने जो भी नीतियां बनाई हैं उनका ओडिशा को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। बीते 10 वर्षों में केंद्र सरकार ने जो नीतियां बनाई है उनका उड़ीसा को बहुत अधिक फायदा हुआ है। हमने खनन के क्षेत्र में जो नए रिफॉर्म किए हैं, ओडिशा उसका बहुत बड़ा लाभार्थी रहा है। खनन नीति में बदलाव के बाद ओडिशा की आय में 10 गुना की वृद्धि हुई है। पहले खनिज उत्पादन का लाभ उन क्षेत्रों और राज्यों को उतना ही मिल पाता था
जहां से खनन होता है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर सियासी हमला बोलते हुए कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि ये लड़ाई देश में लोकतंत्र और संविधान का जो भी नाजायज फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ लड़ाई है और संविधान को बचाने की लड़ाई है। अगर इस लड़ाई में आप असफल हुए तो समझ लीजिए कि आप स्थायी रूप से मोदी के गुलाम हो जाएंगे। लड़ाई सिर्फ किसी के लिए नहीं है, ये लड़ाई है देश के डेमोक्रेसी को बचाने का, देश के लोकतंत्र को बचाने का, देश के संविधान को बचाने का ये लड़ाई है। अगर इस लड़ाई में अगर आप फेल हो गए तो परमानेंटली समझो आप मोदी के गुलाम हो जाएंगे। अगर इस बीजेपी से बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो कि कन्नौज में मौजूद थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 352 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया है। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर का भी जिक्र किया और राम भक्तों का स्वागत सरकार करेगी, ये बात भी कही गई। प्रभु रामलला के आगमन के पहले यहाँ के माननीय सांसद, माननीय विधायकों ने जो प्रयास किया है उसकी 352 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आज कन्नौज को प्राप्त हो रहा है। इसकी भी बधाई आप सबको दे दो। भाइयों बहनों, जब योग्य जनप्रतिनिधि हम चुनते हैं वो आपके सुख दुख में सहभागी बनता है, शासन की योजनाओं को आप तक पहुंचाता है। गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं। राहुल गांधी ने आने वाले वक्त के लिए एक बड़ी घोषणा कर दी है। कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो जातिगत जनगणना करवाएगी, ये वायदा भी किया गया है। केंद्र सरकार पर सियासी हमला बोलते हुए कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हमने जातिगत जनगणना करवाने की मांग उठाई है और ये भी कहा कि देश का एक्सरे होना भी जरूरी है। सबको ये मालूम भी होना चाहिए कि देश में कितने आदिवासी हैं, कितने दलित वर्ग के लोग हैं, कितने पिछड़े लोग हैं, कितने सामान्य हैं और उनके पास कितना धन है। हमने जाति जनगणना की मांग उठाई, कहा कि देश का एक्सरे होना चाहिए, सब लोगों को पता लगना चाहिए इस देश में कितने पिछड़े लोग हैं, कितने आदिवासी लोग हैं, कितने दलित लोग हैं, कितने जनरल कास्ट के लोग हैं और इन लोगों के पास कितना धन है। नरेंद्र मोदी ये काम नहीं कराना चाहता। हम गारंटी देकर कह रहे हैं जैसे ही हमारी सरकार आएगी। INDIA गठबंधन को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने फिर से कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने ठीक ही कहा है क्योंकि इंडी गठबंधन में न्याय नहीं हो पा रहा है, मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बिक रहा है। तभी तो पहले नीतीश कुमार चले गए, अब ममता बनर्जी भी आने को तैयार रही। गठबंधन में न्याय नहीं हो पा रहा, मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बिक रहा है। तभी तो पहले नीतीश कुमार जी चले गए, अब ममता बनर्जी जी जाने का नाम ले रही हैं और ये भी कह रही हैं कि कांग्रेस को 40 सीटें भी नहीं मिलेंगी और बंगाल में तो कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाएगा। और ये जो नफरत फैलाने का दौर कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में हो रहा है, वो इनके नेताओं के DK सुरेश के बयान से और इसके पहले इनके दक्षिण भारत के 1-2 और बड़े नेताओं के बयान से। INDIA गठबंधन को लेकर केंद्रीय मंत्री RK सिंह ने यह कहा है कि INDIA गठबंधन तो लगभग समाप्त हो गया है। उनके चेहरे पर हताशा ही नजर आती है। ये लड़ाई समाप्त है, हम फिर से सत्ता में आ रहे हैं, ये भी दावा किया गया है। ये इंडिया अलायंस तो समाप्त हो गया ना। अब अपने ही समाप्त हो गए। तो बाय एंड लार्ज ये आप देखिएगा उनके चेहरों पर सभी लोगों के तो हताशा ही नजर आता है। वो जानते हैं कि कुल मिलाकर के हम लोग को तो 400 से ज्यादा सीट आएगा, तो खड़गे जी कह भी दिए। अब वो समाप्त है साहब, ये लड़ाई समाप्त।
हम लोग फिर आ रहे हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं। कैसा अलायंस ये इंडिया अलायंस तो समाप्त हो गया ना। अब क्यों नहीं रहे अब अपने ही समाप्त हो गए। तो बाय एंड लार्ज ये आप देखिएगा उनके चेहरे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर अब बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने भी चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि हमने तो पहले ही कहा था कि ये जो गठबंधन है ये बालू पर टिका हुआ है, यानी कि रेत पर टिका हुआ है, गिर जाएगा, लेकिन इतनी जल्दी गिर जाएगा ये तो मालूम नहीं था। गठबंधन टूट रहा है और राहुल गांधी देश जोड़ने चले हैं। शुरू से कहा था कि ये गठबंधन बालू पे खड़ा है, गिर जाएगा, लेकिन इतनी जल्दी गिरेगा हमें नहीं मालूम है। और उनका गठबंधन टूट रहा है और वो देश जोड़ने चले हैं। तो नीतीश जी चले गए, ममता जी छोड़ रही हैं, बाकी लोग कह रहे हैं नमस्ते करना है। तो हमने बार बार कहा था कि ये देश बदल गया है, ये देश स्थायी सरकार चाहता है, एक प्रामाणिक लीडर चाहता है, जिसकी नीयत ठीक हो, जो नेता ठीक हो और जिसकी नीति ठीक हो। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने ये कहा है कि हमारा बहुत मजबूत गठबंधन है। ये 4 साल बहुत ही उथल पुथल भरे रहे हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन ने विकास में जो भी योगदान दिया है वो सबके सामने है। विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने अपना काम किया। हेमंत सोरेन झारखंड के विकास के लिए अपनी योजनाएं लाए और उन्होंने धरातल पर लोगों को फायदा पहुंचाया, लेकिन हताश होकर विपक्ष ने झूठे आरोप लगाए। और उसमें बड़ा मजबूत विपक्ष 4 साल बहुत ही उथल पुथल के बीच में गुजरा। हेमंत सोरेन ने विपरीत परिस्थिति में कोरोना केंद्र की मोदी सरकार का अब युवाओं पर पूरा फोकस है। यही वजह है कि बजट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि अब बजट आया है तो ये भी एक तरह से देश के युवाओं को ही समर्पित है। सरकार को अब युवाओं से भी उम्मीद है और युवाओं को सरकार से, इसलिए प्रधानमंत्री ने युवाओं को लेकर अपनी बात कही। जो बजट आया है वो भी एक तरह से देश के युवाओं को ही समर्पित है। सरकार जो रेल रोड पर आधुनिक इंफ्रा 11 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च करने जा रही है, उसके सबसे बड़े लाभार्थी तो युवा ही होंगे। अच्छी सड़कों की सबसे ज्यादा ख्वाहिश किसे होती है? हमारे युवा को। नई वंदे भारत ट्रेनों को देखकर कौन सबसे ज्यादा खुश होता है? हमारा नौजवान, हमारे युवा। बजट में जो 40,000 वंदे भारत जैसे डिब्बे बनाने का ऐलान हुआ है, उसका फायदा किसे मिलेगा? केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अरविंद केजरीवाल पर सियासी प्रहार करते हुए कई बातें कही है। उन्होंने ये भी कहा कि झूठे आरोप लगाना अरविंद केजरीवाल की पुरानी आदत भी है। ईडी का सामान आता है, लेकिन ईडी के सामने वो पेश नहीं होते हैं। भ्रष्टाचार के मामले में जेल जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता, ये बात भी अरविंद केजरीवाल कहते हुए नजर आए हैं। झूठे आरोप लगाना और फिर मुकर जाना, ये इनकी आदत बन गई है। कीचड़ उछालो और भाग जाओ। अब दिल्ली पुलिस ने नोटिस दिया है, इनको जवाब देना चाहिए कि अनाप शनाप बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। ये पहली बार नहीं, अरविंद केजरीवाल ने 50 बार ऐसा किया। एक नहीं अनेक नेताओं से माफी मांगी है। पंजाब से लेकर दिल्ली तक, महाराष्ट्र तक कई नेताओं से इन्होंने माफी मांगी। इनकी आदत बन गई है झूठ बोलना, आरोप लगाना और फिर कोर्ट में जाके माफी मांगना। श्रीमान अरविंद केजरीवाल को जवाब देना होगा और दिल्ली पुलिस ने नोटिस दिया कि कौन। और वहीं उत्तर प्रदेश में भी अब अरविंद केजरीवाल को लेकर निशाना साधा जा रहा है। समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा जा रहा है और ये लगातार देखा भी जा रहा है कि कैसे सियासी पारा अब बढ़ रहा है। और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की बात करें तो उन्होंने समाजवादी पार्टी को निशाने पर खासतौर पर लिया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी को अराजकतावादी पार्टी बता दिया और ये भी कह दिया कि कभी अपने अराजकतावादी स्वरूप को बदल ही नहीं पाएंगे। विगत दिनों के
सरकार का लेखा जोखा प्रदेश की जनता के समक्ष रखा, लेकिन विपक्ष ने, खासकर समाजवादी पार्टी ने जो आचरण सदन में दिखाया है बहुत ही दुखद है। हम उसकी निंदा करते हैं और समाजवादी पार्टी अराजकतावादी पार्टी बन गई है और ये कभी भी अपने अराजकतावादी स्वरूप को बदल नहीं पाए और प्रदेश की जनता ने इन्हें कई बार नकारा है, फिर भी लगातार इस प्रकार की गुंडई। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अब चर्चाएं तेज हो गई है क्योंकि ड्राफ्ट सरकार के पास है और कैबिनेट से भी लगभग मंजूरी मिल चुकी है। अब इसी पर कांग्रेस के नेता हरीश रावत ने भी कह दिया है कि केंद्र सरकार उत्तराखंड का जो भी प्रयोग कर रही है वो देखा जा रहा है कि उत्तराखंड को टोकनिज्म के लिए भी प्रयोग में लाया जा रहा है। यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश के लिए इतना ही आवश्यक है तो फिर केंद्र में क्यों नहीं लाए? केंद्र सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने उत्तराखंड को टोकनिज्म के लिए, प्रतीकात्मकता के लिए उपयोग में लाए ताकि ये भी हो जाए कि हमने कॉमन सिविल कोड लागू करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है और हमारे जो 3 वचन थे वो तीनों वचन हमने देश से पूरे कर दिए हैं और दूसरी तरफ जो है कुछ करना भी न पड़े। यदि ये इतना ही आवश्यक है देश के लिए जितना उत्तराखंड के संसाधनों को, हमारे भारी संसाधन इसमें व्यय हुए हैं। हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर से सरकार पर सियासी प्रहार किया। लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का किसी के साथ भी गठबंधन नहीं होने वाला, इसकी जरूरत भी नहीं है। कांग्रेस सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम है। जनता कांग्रेस की सरकार बनाने का मन बना चुकी है, ये भी बात कही गई। 2019 में भी थे, 2014 में भी थे। बीजेपी के नेता संगठन बना हुआ है हमारा। ये किसने कहा? 10 लाख से ज्यादा तो हमारे सदस्य हैं संगठन में। और क्या होता है? प्राइमरी मेंबर होते हैं और पीसीसी मेंबर बन चुके हैं, सारी कमेटियां बन चुकी हैं, मैनिफेस्टो कमेटी बन चुकी, आपकी और सारी कमेटियां बन चुकी हैं हमारी। अब जिले के प्रधान बनने कोई बन जाएंगे, बाकी संगठन तैयार है। कांग्रेस खुद तो इस समय आपने खुद देखा कि किस तरह से भूपेंद्र हुड्डा ने सीधे सीधे एक बड़ा दावा किया कि आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन करेगी। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री की बात भी कर रहे थे। दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस पर सियासी प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो सारे नेताओं को जेल में डाला गया था। पैसा, सबूत और गड़बड़ है, फिर भी लोग खुद को निर्दोष बता रहे हैं। आप विपक्ष में बैठे लोगों से ये तो पूछो कि चौधरी अजय सिंह चौटाला जी को, ओम प्रकाश चौटाला जी को जब सलाखों के पीछे सीबीआई ने डाला था तो क्या वो तंत्र ठीक थे? चौधरी अजय सिंह चौटाला जी तो स्टेट गवर्नमेंट के सदस्य भी नहीं थे, सांसद थे पार्लियामेंट, 10 साल सजा कटवा दी। और ये कोई नई चीज नहीं है, ये तो इतिहास है इस देश का। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, सारे देश के राजनेताओं को जेल में डाल दिया। और इन वाले केसेस में तो पैसा भी है, गड़बड़ भी है, प्रूफ भी है, उसके बावजूद भी अपने आप को निर्दोष बोलते हैं। ये तो मुझे लगता है चोर अपने आप को छुपाने। जेजेपी भी चुनावी तैयारी कर रही है और जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला भी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। अपने कार्यकर्ताओं को हौसला बढ़ा रहे हैं और विरोधियों पर जमकर निशाना भी साध रहे हैं। उनका बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि हुड्डा से ईडी की जो पूछताछ हुई है उस पर अजय चौटाला ये भी कहते नजर आए कि 2 से 3 हफ्तों में जेल में जाएंगे भूपेंद्र हुड्डा। ये अजय चौटाला को लगता है। साथ ही जेल को लेकर उन्होंने अपनी बातें भी कही और कांग्रेस पार्टी के साथ साथ भूपेंद्र हुड्डा पर कई सवाल भी दागे। भविष्य एक तो अंदर है, दूसरा 1 हफ्ते में जाएगा और तीसरा जो आप नाम ले रहे हो वो तीसरे हफ्ते में जाएगा। जैसे कर्म किए, जैसे बीज बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से होए। भविष्य एक तो अंदर है, दूसरा 1 हफ्ते में जाएगा और तीसरा जो आप नाम ले रहे हो वो तीसरे हफ्ते में जाएगा। जैसे कर्म किए, जैसे बीज बोए। और वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है और ये भी कहा कि बीजेपी काम के दम पर हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीट जीत कर ये दिखाएगी कि बीजेपी में कितना दम है। परंतु हमने जो काम किए हैं, काम के दम के ऊपर, काम के बल के ऊपर
क्योंकि कांग्रेस के समय के अंदर तो बात बोलते थे, योजना बनती थी, पर वो कागजों में रुड़ जाती थी, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती थी और भ्रष्टाचार का असर कहीं ना कहीं गरीब व्यक्ति के ऊपर पड़ता था। परंतु नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर जो योजना बनी है उसको 100% उस घर के अंदर पहुंचाने का काम किया जो पात्र व्यक्ति है। ये इसका इसी आधार के ऊपर जब लोग इस बात को बोलते हैं कि एक्चुअल में सरकार ने जो लाभ पहुंचाया ये पहली बार 75 वर्षों के अंदर इस देश के अंदर जो कांग्रेस का 55 साल का शासन है उसके बाद पहुंचा है, और उसी आधार के ऊपर हम कह रहे हैं कि काम के बल के ऊपर 10 की 10। दावे तो सभी कर रही हैं, लेकिन धरातल पर किसका दावा टिकता है, किसका मजबूत होता है, ये आप बता सकते हैं और दूसरा वक्त बता सकता है। इसलिए हमारी भी आने वाले वक्त पर ही नजर टिकी हुई है और आप भी देखिए आगे आगे होता है क्या।